चलो बच्चों, गुड इवनिंग। अभी हम लोग पढ़ेंगे एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब आप बोल सकते हैं कि एग्जाम में उसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुना हुआ टॉपिक है, सुना हुआ नाम है। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कंपनियों में, कंपनी ऐसा करती नहीं है, क्योंकि हम लोग पहले दिन से एक चीज़ पढ़ते हैं कि जो कंपनी के इक्विटी शेयर्स होते हैं बेसिकली, है ना, जो कंपनी के एक्चुअल ओनर्स होते हैं, है ना, वो एक परमानेंट कैपिटल होते हैं। कौन सा कैपिटल होते हैं? परमानेंट कैपिटल। तो कंपनी में एक बार पैसा गया, वापस नहीं मिलेगा। हाँ, आप उस पैसे को ट्रेड कर सकते हैं, आप उस मतलब उस पैसे मतलब उस शेयर्स के ट्रेडिंग कर सकते हैं, बट कंपनी आपको पैसा वापस रिडम्पशन नहीं। बट अब लॉ में एक बड़ी खास बात है कि हर जनरल रूल और प्रिंसिपल के एक्सेप्शंस भी होते हैं। तो बायबैक कभी कभी कंपनियों की ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि कंपनियों को अपनी इक्विटी होल्डिंग्स को, एक मिनट, हाँ जी, कभी कभी कंपनियों के सामने ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि कंपनियों को अपने ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज, क्योंकि वहां सिक्योरिटीज वर्ड है, शेयर्स नहीं है सिर्फ, और शेयर जो है वो सिक्योरिटी का एक पार्ट है ना, सिक्योरिटी का एक पार्ट है। ठीक है, क्लियर? पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है, क्यों कंपनी वापस खरीदती है, क्या पर कहां से पैसा आएगा। क्योंकि आप अगर इक्विटी होल्डिंग्स को खरीद रहे हैं वापस, मतलब आप अपनी ओनरशिप को रिड्यूस कर रहे हैं, नंबर ऑफ ओनर्स को रिड्यूस कर रहे हैं, ये तो कंफर्म है। हो सकता है वोटिंग में कुछ फर्क पड़ रहा हो सकता है आप चाहते हो कि नंबर ऑफ ओनर कम हो जाए और कम लोगों के पास नंबर ऑफ स्टॉक्स और शेयर ज्यादा चले जाए, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। फिलहाल तो हम इसको सेक्शन बायबैक की डेफिनेशन को हम पढ़ने की कोशिश करते, क्या लिखा सब साथ में पढ़ेंगे अपन लोगों के। सेक्शन 68 क्या कहता है भाई? साफ साफ कहता है बायबैक मींस री एक्विजिशन, री एक्वायर, जो आपके पास से जा चुका था उसको आप री एक्वायर कर रहे हो ऑफ कंपनी इट्स ओन सिक्योरिटीज, अपनी ही ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज को आप री एक्वायर कर रहे हैं। इट इज अ वे ऑफ रिटर्निंग मनी टू द इन्वेस्टर। दे आर नॉट राइटिंग, वहां ये नहीं लिखा शेयर होल्डर, क्योंकि सिक्योरिटीज है ना, वो डिबेंचर्स भी हो सकते हैं, बॉन्ड भी हो सकते हैं, राइट इशू के शेयर्स भी हो सकते हैं, ईएसओपी के भी शेयर्स हो सकते हैं, तो वहां इन्वेस्टर में सब आ गया, बराबर है। अब वही पढ़ने वाले हम, तो इसका मतलब जो कंपनी का पेड अप कैपिटल था, आप समझ रहे हो, क्योंकि इशूड था ना, आ चुका था उसका पैसा, कंपनी उसको रिड्यूस कर रही है। कंपनी इज बेसिकली रिड्यूसिंग इट्स पेड अप शेयर कैपिटल जो ऑलरेडी इशूड था। यहां तक क्लियर है भैया? अब लिखा है कि कंपनी को ऐसा करने के लिए क्या पावर है, ऐसा लग रहा है ना सामने बैठा आपके, क्या पावर है कंपनी को ऐसा करने की? सर बिल्कुल है, पावर काय में दिया है, सेक्शन 68 में साफ साफ लिखा है, इट्स ओन सिक्योरिटीज को कंपनी परचेस कर सकती है। सुनो पूरी बात, आप ऐसे डिसीजन कब लेते हैं? सर हमें लगता है जब हमें इक्विटी होल्डिंग्स को या जो पेड अप कैपिटल है शेयर्स के रूप में, स्टॉक के रूप में, उसको कम करना है, मे बी, या डेब्ट कैपिटल जो आपने इशू किए हैं, है ना, उसको कम करना चाहते हैं, पैसे देके आप खत्म करना चाहते हैं कि भैया अपने इशूड शेयर्स को हम पैसे दे रहे, खत्म करो, रिडम्पशन करो। मैसेज ये नहीं जाना चाहिए कि कंपनी कहीं बंद या डूबने वाली तो नहीं है, इसलिए बायबैक चल रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, कंपनी को बायबैक के वक्त कंपनी को अपना एक सर्टिफिकेट ऑफ सॉल्वेंसी दिखाना पड़ता है कि भाई वी आर सॉल्वेंट, हम बंद नहीं हो रहे, हमारा दिवाला नहीं निकल रहा है, हमारा वाइंड अप नहीं हो रहा है, वी आर डूइंग जस्ट टू रिड्यूस अवर पेड अप कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल, और रिड्यूसिंग सम ऑफ द सिक्योरिटीज जो हमें लगता है ज्यादा इशूज, इसे हमें कम करना चाहिए। पैसे तो किसी के डुबा नहीं रहे, और वो जो पैसा होगा बायबैक का वो कहां से आएगा, ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट सवाल है जो पढ़ने वाले हैं। पावर काय में लिखे हैं भैया? 68 में लिखे हैं कि जो कंपनी को पावर दिया गया, डेफिनेटली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास पावर है कि वो एक्वायर, री एक्वायर। अब सोर्सेस, इस पे आपको ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है कि भैया कहां कहां से पैसा लाओगे, बराबर है। सबसे पहला सोर्स देखो क्या लिखा, फ्री रिजर्व, जो आपने अपने नेट प्रॉफिट से जमा किए, बराबर है। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ओ ये वो अकाउंट है जहां पर प्रीमियम जो था, शेयर जो प्रीमियम पे इश्यू होता है ना, वो अमाउंट यहां जमा,
है ना, तो आप बोल सकते हैं इट इज मोर लाइक इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम वाला पैसा। और में लिखा है तीनों में से किसी एक में आप सोर्स एक्वायर कर सकते। तीसरा ध्यान देना, अब आपने मान लेते हैं डिवेंचर को बायबैक करना है, तो यू आर नॉट अलाउड टू इशू सेम क्लास ऑफ डिवेंचर बाय बायबैकिंग द सेम डिवेंचर। मतलब मैं एक कन्वर्टेबल रिडीमेबल डिवेंचर इशू किया था। क्या किया था? कन्वर्टेबल रिडीमेबल डिवेंचर। अब या सिक्योर्ड कन्वर्टेबल डिवेंचर या सिक्योर्ड रिडीमेबल डिवेंचर, तो कंपनी बोलती है, लॉ बोलता है, अगर आप बायबैक कर रहे हो, इनके पैसे वापस कर रहे हो या आपने इक्विटी शेयर विद इक्वल वोटिंग राइट्स किए थे, तो सेम क्लास ऑफ सिक्योरिटी इशू करके इनके पैसे नहीं दो। डिफरेंट क्लास, क्योंकि सेम कर रहे हो तो फिर बायबैक क्यों कर रहे हो? उसको सेम ही करना तो फिर बायबैक क्यों कर रहे हो? यहां लिखा है हाउ एवर बायबैक सेम काइंड ऑफ क्लास ऑफ शेयर्स या सिक्योरिटीज के नहीं होना चाहिए। अर्लियर इशू स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज का मतलब क्या हो चुका है? जो ईएसओपी स्वेट इक्विटी वाली स्कीम्स होती है ना, उनकी बात सुनो। उसमें भी तो हम शेयर्स और डिबेंचर्स और कन्वर्टेबल स्टॉक्स इशू करते हैं। स्पेसिफाइड वर्ड क्यों है? क्योंकि इट इज स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, अदर स्पेसिफाइड का मतलब समझा आपको? जब ये शेयर लिखा है मतलब इक्विटी टू द पब्लिक, द राइट इशू। स्पेसिफाइड में ईएसओपी स्वेट इक्विटी, क्योंकि इसमें भी तो सिक्योरिटी इशू होती है ना। अब कंडीशन क्या है? 68(2), अ कंपनी shall not purchase its own shares और specified securities, जैसे कि ESOP में या स्वेट इक्विटी में। यहां भी तो शेयर्स ही है, जब तक ये प्रोविजन आर्टिकल में ना लिखा हो। इसमें तो लिखना ही पड़ेगा, इसके बिना तो काम चलेगा नीचे। दूसरा लिखा है स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। यू आर रिड्यूसिंग योर पेड अप शेयर कैपिटल, so you have to discuss, you have to place this proposal in front of your shareholder। क्या पास करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन। 75% ऑफ शेयर होल्डर को एग्री करवाना पड़ेगा कि बायबैक किसी भी प्रकार से आपके लिए हानिकारक नहीं। ओके, स्पेशल रेजोल्यूशन कब नहीं लगेगा, है ना? कब जरूरत नहीं है इतनी बड़ी मीटिंग करने के लिए, एक्सपेंसेस बियर करने के लिए, हर चीज शेयर होल्डर से पूछने के लिए। अगर वो बायबैक आपके पेडअप का 10% या 10% से कम है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उसको, अगर खरीद भी लेते हैं तो वापस। एंड लिखा है, और आपका जो बायबैक है वो ऑथराइज बाय बोर्ड है, बाय रेजोल्यूशन पास है। बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो चुका है और 10% से कम है, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। फिर आपको शेयर होल्डर से यानी फिर स्पेशल रेजोल्यूशन की नीड नहीं पड़ेगी। यू आर अलाउड टू पास ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, फिर स्पेशल की नीड नहीं पड़ेगी। स्पेशल में क्या होता है, फिर दिक्कत ज्यादा होती है। 75% इज टू मच। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? द बायबैक इज 20। एक साल में अगर आप बायबैक करना चाहते हैं, एक फाइनेंशियल ईयर में, तो 25% से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। मतलब जितना भी पेडअप कैपिटल है उसका मैक्सिमम 25% ऑफ पेडअप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स, इसका मैक्सिमम 25% लिखा है ना। अब जैसे आपने बायबैक कर लिया, अब सुनो, गौर से सुनो दुनिया वालों, क्या लिखा है इसमें? द रेशियो ऑफ एग्रीगेट डेब्ट्स ओड बाय द कंपनी आफ्टर बायबैक। आपने बायबैक कर लिया, बायबैक में मान लीजिए आपका डेप्ट, आपने अपना इक्विटी कैपिटल बायबैक कर लिया, तो बोल रहा है इक्विटी कैपिटल कम हो गया ना, क्योंकि आपने तो वापस कर दिए पैसे। तो वो बोल रहा है इससे कम नहीं होना चाहिए। मतलब आपकी जो डेट्स है नॉट मोर देन ट्वाइस पेड अप शेयर कैपिटल। मतलब जैसे कैसा, 1 करोड़ की अगर आपकी, एग्जांपल दे रहा हूं, पेड अप शेयर कैपिटल है, आपने अगर 25 लाख का बायबैक कर लिया तो कितना बचा? 75 लाख, एग्जांपल दे रहा हूं। तो अगर तो बोल रहा है लोन कितना होना चाहिए? ट्वाइस नहीं होना, मैक्सिमम लोन होना चाहिए 1.5 करोड़, इससे ज्यादा का नहीं होना है, नॉट मोर देन ट्वाइस। जो बचेगा आउटस्टैंडिंग जो आपके डेट्स होगी वो इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है? तो फ्री रिजर्व्स तो आपको बताइए, जो नेट प्रॉफिट से आपने पैसा जमा करके रखा, तो अपन वो पेडअप कैपिटल में इंक्लूड करके चल रहे हैं। आप हायर रेशियो भी रख सकते हैं अपनी डेट्स को और डेट टू कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि क्या होता है मालूम, कि कई क्लास ऑफ कंपनीज है, स्पेशली जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज है, पावर, माइनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी, इनके ना डेप्ट रेशियो बहुत ज्यादा होते हैं। इट्स लाइक अपन ने पढ़े थे बहुत पहले, याद है?
एक रेशियो डिसाइड किया था सेबी ने 2:1, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के लिए था 3:1 कि आप 3 के रेशियो में अपने डेब्ट कैपिटल को इक्विटी के मुकाबले रख सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों की बात कर रहे हैं। फ्री रिजर्व का मतलब क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, पकड़ गई तो पैसा है, वो पैसा आपने, प्रीमियम वाला पैसा आपने यहाँ ला लिया, तो दिक्कत क्या है? फिर कोई दिक्कत तो है नहीं। और जो शेयर्स और स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज है वो फुल्ली पेड अप होना, मतलब ऑलरेडी उसका पैसा आपके पास आ चुका था, मतलब 12 महीने तो खत्म हो चुके थे। ओके, और वो जो बायबैक किया आपने जिन सिक्योरिटीज का, वो लिस्टेड थी अगर, तो सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस कहाँ लिस्टेड होती हैं? ये सिक्योरिटीज बेसिकली शेयर्स, स्टॉक एक्सचेंज। ओके है ना? अब जो लिस्टेड सिक्योरिटीज है उनके अलावा अगर आप किसी सिक्योरिटी को बायबैक कर रहे हो, जैसे कि कन्वर्टेबल इश्यूज हो सकते हैं, डिबेंचर्स हो सकते हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर हो सकते हैं, या है ना, या प्रेफरेंस शेयर हो सकते हैं, तो वो बोल रहा है उनके लिए आपको ये रूल फॉलो करना पड़ेगा, रूल्स एज पर 68 सबसेक्शन 2, ठीक है ना? अदर देन जो क्लॉज एफ में दिया उसके अलावा, तो अदर ईएसओपी और स्वेट इक्विटी बताया मैंने स्पेसिफाइड, ये दोनों, तो इनकी प्रोसेस अलग की जाएगी। अब जो क्या लेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी अगर आप एक बायबैक कर चुके हो तो जब तक 12 महीने नहीं होंगे तब तक दूसरा बायबैक नहीं करना है। प्रोसीजर है 68(3), बड़ा इंपॉर्टेंट है यार। देखो ऐसा मान के चलते 10% से ज्यादा का मान के चलते हैं बायबैक, और 25% से ज्यादा का नहीं है, क्या करोगे? सबसे पहले सर स्पेशल रेजोल्यूशन तो लगेगा, उसके लिए आपको मीटिंग कंडक्ट करनी पड़ेगी, तो आपने भेजा नोटिस, नोटिस में आपने जस्टिफिकेशन लिखा, शेयर होल्डर को बताया क्यों हमें बायबैक करने की जरूरत है, और बायबैक का नुकसान आपकी शेयर होल्डरिंग पर नहीं होगा, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। आपको ये बताना पड़ेगा कि बायबैक का पैसा हम आपके पैसों से नहीं दे रहे, आपके डिविडेंड के पैसों से नहीं दे रहे, हमारे पास सोर्सेस है, हमारे पास रिजर्व्स है। यू हैव टू जस्टिफाई योर डिसीजन। हमारा जो बायबैक करने के बाद पेड अप कैपिटल है वो डेब्ट कैपिटल के मुकाबले एक रेशियो में है, मतलब ट्वाइस से ज्यादा नहीं है डेब्ट कैपिटल, अनलेस एंड अनटिल हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। तो ये सब चीजें होंगी। अब कुछ इसमें एनेक्शर्स होंगे, एक्स्ट्रा स्टेटमेंट होंगे जो जस्टिफाई करेंगे आपके इस डिसीजन को, नहीं तो शेयर होल्डर नहीं आएगा मीटिंग में, वो भाग ही नहीं लेगा। जैसे कि क्या जरूरत थी आपको बायबैक करने की, तो आपको उसको पूरे फैक्ट्स डिस्क्लोज करने पड़ेंगे कि भैया हम चाहते थे कि कंपनी का जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो थोड़ा कम हो जाए, मे बी एन अदर स्पेसिफाइड रीजन, हम नहीं चाहते थे कि एम्प्लॉयज के पास में ज्यादा सिक्योरिटीज रहे, या ईएसओपी में स्वेट इक्विटी में ज्यादा शेयर्स इशू करके रखे। क्या जरूरत आन पड़ी, पैसा कहां से आया, कौन से क्लास ऑफ शेयर्स ऑफ सिक्योरिटीज दोबारा इशू कर रहे हो, क्या सेम वाले कर रहे हो, तो सेम ही करना था तो इनसे क्यों लिए? आप समझ रहे हो ना, कहां से पैसा आया, के एंड टाइम लिमिट क्या होगी कंप्लीट करने की, बता तो दिया, आप 1 साल है, साल में कंप्लीट कर लेना है विद इन 12 मंथ्स ऑफ पासिंग द रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन के बाद जो रेजोल्यूशन वर्ड है कब नहीं लगता है? अगर ये लेस देन 10% ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर, है ना? अब किसकी सिक्योरिटी आप बायबैक से खरीद सकते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। 68(5) सेक्शन 68 सब सेक्शन 5 क्या बोलता है, पहला पढ़ेंगे, चले ध्यान देंगे। नमस्कार मिलन, सिमरन, आयुष, प्रियंका, अंजलि, ओके, समृद्ध, ध्यान देंगे प्लीज प्लीज प्लीज। क्या बोल रहा है वो, किसकी सिक्योरिटी आप परचेज करेंगे? पहला सबसे पहले लिखा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर और एनी सिक्योरिटी होल्डर ऑन ए प्रोपोर्शनेट बेसिस। एक साथ पूरी नहीं खरीदते, जरूरी नहीं है, हो सकता है हम बोलेंगे कि हम आपका 50% बायबैक करें, तो रिमेनिंग आपके पास ही रहेगा। प्रोपोर्शनेट बेसिस वो होगा कि सबसे 50% बायबैक करें, तो प्रोपोर्शन होगा। शेयर मार्केट से खरीद लो, ओपन मार्केट, या एम्प्लॉयज और स्वेट इक्विटी शेयर्स की जो स्कीम थी उनसे ले लो पैसा, ये स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज का पार्ट है ना, या इन लोगों से हम बायबैक कर सकते हैं। रिपीट कर रहा हूं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर और सिक्योरिटी होल्डर ऑन ए प्रोपोर्शनेट बेसिस पे हो सकता है, ओपन मार्केट शेयर मार्केट से कर सकते हैं, बाय परचेजिंग द सिक्योरिटी अंडर द स्कीम्स ऑफ ईएसओपी एंड स्वेट इक्विटी फ्रॉम देयर डायरेक्टर्स एंड अदर ऑफिसर्स। ये मैं आपको बता दिया। आपको एक सॉल्वेंसी का सर्टिफिकेट दिखाना ही पड़ेगा, वो जो नोटिस था ना आपका मीटिंग का आपने भेजा, वहां आपके साथ अटैच करना पड़ेगा, वी आर सॉल्वेंट, वी आर नॉट गोइंग टू इंसॉल्वेंट इन अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर, वी आर जस्ट बायबैकिंग आवर सिक्योरिटीज टू रिड्यूस द ऑथराइजेशन ऑफ दैट इन्वेस्टर्स, कि उनका जो दबदबा है वो थोड़ा कम हो जाए, या हम नहीं चाहते कि जो हमारा इम्बैलेंस रेशियो है इक्विटी डेब्ट का वो और ज्यादा कर जाए, हम उसको इक्वालिटी में लाना चाहते हैं, आसपास लाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते ज्यादा शेयर होल्डर्स हो, ज्यादा ओनरशिप हो, ज्यादा वोटिंग राइट्स हो, इस
ये कोशिश आपको रीजंस देने पड़ेंगे, जस्टिफिकेशन देने पड़ेंगे। और हम जो भी बाय बैक कर रहे हैं वो कंपनीज एक्ट को फॉलो करके कर रहे हैं। अगर लिस्टेड सिक्योरिटीज के लिए कर रहे हैं तो शेयर मार्केट के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करके कर रहे हैं, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट रूल फॉलो कर रहे हैं, सेबी की गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं। हम किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे, ये आपको प्रूफ करके देना। अपना एफिडेविट और सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट आरओसी के पास सबमिट करना पड़ेगा आपको, ओसीबी के पास में। ओके ओके। और आपको ये भी बताना पड़ेगा बाय बैक करने के बाद में कंपनी किसी भी प्रकार से इंसॉल्वेंसी में नहीं जाने वाली है, हम सक्षम हैं, हम कंपनी आगे भी चलते रहे। ओके। अब क्या लिखा है, नो डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी शैल बी फाइल्ड विद द सेबी बाय अ कंपनी जिसके शेयर्स लिस्टेड नहीं। अगर ऐसी कोई कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, और पब्लिक कंपनी तो लिस्टेड नहीं होगी, जगह नहीं होती ना स्टॉक एक्सचेंज में, फिर आपको उसके लिए सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं है। एक्सटिंग्विशमेंट, ओके, डिस्टिंग्विशमेंट भी बोल सकते हैं, इसका अलग कर 68(7) क्या बोलता है मेरा, कंपनी बाय बैक इट्स ओन सिक्योरिटीज, शेयर्स, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, ईएसओपी और स्वेट इक्विटी, इट शैल बी एक्सटिंग्विश एंड बेसिकली डिस्ट्रॉय। जैसे ही तुमको वो सर्टिफिकेट मिले, जैसे ही मिले 7 दिन के अंदर उसको जला देना, तबाह कर देना उसको, दोबारा वो किसी और को इशू मत करना। आई रिपीट, जैसे ही तुमको वो बायबैक वापस मिलेगा ना सर्टिफिकेट, जला देना उसको, तबाह कर देना, तहस नहस कर देना, उसको रखने की जरूरत नहीं है। और वही सिक्योरिटी को दोबारा किसी को इशू मत करना, क्योंकि पर्पस क्या हुआ अगर उसी को लेके किसी और को करना था। कूलिंग पीरियड, कूलिंग, शांत हो जाओ थोड़ा सा, काम ठंडा ठंडा शांत। ओके, क्या बोल रहा है 68(8)? यार मैं तो चाहता हूँ कि हम इसी तरीके से पढ़े, है ना। अब तुम लोग सुबह उठ के आते हो 7:30 बजे, ऐसा लगता है कि बस मैं सोया तो तुम भी सोए, ऐसा नहीं होना चाहिए। 3 साल से तो ऐसे ही पढ़ते थे हम। अब देखो, अगर कंपनी की क्या लिखा है, इट इज एन ऑब्लिगेशन ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, भी समझ में आ गया आपको, ऑब्जेक्टिव में आया तो क्लिक होगा ईएसओपी सर्टिफिकेट। अच्छा, इसके अलावा और नहीं है? नहीं भाई, सबको कैसे बायबैक में ले लेंगे। क्या लिखा है उसमें, अगर आपको बायबैक की हुए भी 1 साल हुआ है तो दोबारा आप दूसरा बायबैक नहीं करेंगे जब तक 1 साल खत्म ना हो जाए। अभी लाइन लिखी है, और सेम क्लास ऑफ सिक्योरिटीज इशू नहीं करेंगे बायबैक के लिए। क्या लिखा है इसमें, फर्दर अलॉटमेंट अंडर सेक्शन 2 विद इन ए पीरियड ऑफ, आप 6 महीने के अंदर दोबारा नहीं कर सकते रे बाबा। कूलिंग पीरियड, टाइम तो दो बायबैक के लिए, दूसरे बायबैक के लिए टाइम तो दो। बायबैक कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम दे रहे हैं हम आपको, ये 1 ईयर। तो इसको कंप्लीट होने के बाद 6 महीने तो जान दो बाबा। हाँ, बट अगर आपको उसी बीच में वो 6 महीने के अंदर ये करना है तो कर सकते हो, बोनस इशू कर सकते हो, है ना, कन्वर्जन कर सकते हो शेयर सर्टिफिकेट को शेयर वारंट में। ओके, स्टॉक ऑप्शन स्कीम्स ला सकते हो। ओके, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम्स इशू कर, ये कर सकते हो। बट आप दोबारा शेयर इशू, दोबारा बायबैक नहीं करो, दोबारा बायबैक 6 महीने। ठीक है, ओके, ठीक है। यानी अगर आपने बायबैक किया है, अभी 1 साल कंप्लीट हो चुका है, तो अगले 6 महीने में आप दोबारा बायबैक नहीं करेंगे। सिर्फ क्या क्या कर सकते हैं, या दोबारा सिक्योरिटीज इशू नहीं करेंगे, और अगर कर सकते हैं तो क्या क्या कर सकते हैं, क्या लिख लिया, बोनस कर सकते हैं, कन्वर्जन कर सकते हैं, स्टॉक वारंट, ईएसओपी स्वेट इक्विटी कर सकते हैं, कन्वर्जन और डिबेंचर इक्विटी भी हो सकता है। ओके, ये चीजें 6 महीने के अंदर दोबारा हो सकती है। ठीक है, ओके, कंप्लीट लिखा है ना, कंप्लीट हो गया, फर्दर नहीं कर सकते सेम क्लास। ये कर सकते हैं, मतलब क्या क्या कर सकते हैं, रिपीट करो, बोनस इशू कर सकते हो वहां खत्म होने के 6 महीने के अंदर, 12 महीने के बाद 6 महीने के अंदर। कन्वर्जन हो सकते हैं, क्योंकि उनकी डेट हो सकती है ना, किसकी कन्वर्जन की, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर, स्वेट इक्विटी और ईएसओपी भी आप इशू कर सकते हैं। अब बायबैक करोगे तो किस किस से कितने कितने शेयर सिक्योरिटीज, सिर्फ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी लिए उसका रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा ना, क्योंकि आप प्रोपोर्शनेट बेसिस पे ले रहे है ना। कितना पैसा आपने उनको पे किया, कौन सी वैल्यू पे किया, मार्केट वैल्यू पे करोगे, वो मार्केट वैल्यू रजिस्टर निकालेगा, रजिस्ट्रेशन वैल्यू और निकालेगा, आपको तो पता है ना, क्योंकि आप नहीं तो बेवकूफ बना दोगे शेयर होल्डर को। कब कैंसिलेशन हुए वो शेयर्स उनके नाम पर, उनका नाम हटाया जाएगा, उनकी जो सिक्योरिटीज आई हमने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, वो सब आपको रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। फिर जब बायबैक की प्रोसीजर पूरी हो जाएगी तो प्रोसीजर होने के बाद क्या लिखा, आपको उसकी कॉपी किसके पास देनी पड़ेगी, सेबी और रजिस्ट्रार के पास, विद इन 30 डेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ बायबैक। बायबैक कंप्लीट होने के 30 दिन के अंदर। ओके ओके ओके। बट ये लिस्टेड कंपनी के लिए, अगर वो अनलिस्टेड है तो उनको ये फाइल, रिटर्न फाइल करने की भी जरूरत नहीं है, इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है कि हमने कितना बायबैक किया, कहां से बायबैक किया। अबे हर कंपनी को अगर इतने कंप्लायंस में लगा देंगे तो कंपनी बायबैक करना बंद कर देंगी, और फिर
इसी में फिर दिक्कत होती है, इसी में फ्रॉड होते हैं, इसी में दिक्कत होती है। लिस्टेड कंपनियों का मार्केट वैल्यू वॉल्यूम बहुत बड़ा होता है, उसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ पब्लिक बहुत ज्यादा होता है, समझ रहे हैं, उसका रिफ्लेक्शन शेयर मार्केट पे होता है, इकोनॉमी पे होता है, इसलिए उनको कंप्लायंस बहुत ज्यादा है। और पेनल्टी, अगर आपने इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो आप पे लगाए गए, अगर आपने वो नहीं किए फुलफिल, पेनल्टी तो लगेगी, कंपनी को लगेगी भैया 1 लाख रुपए से लेके 3 लाख, और एवरी ऑफिसर, इनकी तो बैंड बचनी है पनिशेबल, ओह 3 साल तक की सजा। फाइन कितना है? 1 लाख से लेके मैक्सिमम 3 लाख। ठीक है, अरे ठीक है क्या? ओके, अब ये नेक्स्ट टॉपिक क्या लिखा, पढ़ो, हेडिंग पढ़ो, सब लोग साथ में पढ़ो, पढ़ो क्या लिखे। ट्रांसफर ऑफ सर्टेन सम, कुछ पैसा, टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, जिसको आप CRR भी कह सकते, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। कुछ पैसा आपको अपने प्रॉफिट से इस अकाउंट पर डालना। क्यों? देखते 69 देखते सर्टेन अमाउंट क्यों डाल रहे, पर जल्दी बताओ। इसके लिए एक सोर्स तो आपको पता ही था, अपने सोर्स पढ़े, सोर्स में क्या पढ़े आगे, सोर्स, ये सोर्स है, क्या क्या सोर्स थे एक बार रिपीट करो। फ्री रिजर्व्स, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, एंड प्रोसीड्स ऑफ एनी क्लास ऑफ इश्यूज। ये एक अलग अकाउंट बनाया गया है जिसमें आप अपने प्रॉफिट से बायबैक के लिए पैसे जमा कर सकते हैं, तो वो जो पैसा बाकी के अकाउंट में वो कहीं और यूज हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके ओके, समझ में आ रहा है? यार ऐसा बचपन से मेरी आदत है, मेरे को ऐसा लगता है कुछ बैठा है मेरी नाक पे, तो मैं बार बार ऐसे करते रहता हूँ। ओके, आपको भी लगता होगा सर बार बार ऐसे, तो वो मेरी वो होता है ना साइकी, वैसा हो। प्रोविजन 69(1) describe that where a company purchases its own shares out of free reserves, security premium account and issue of securities, okay, उतना ही अमाउंट क्या लिखा उसमें, देयर सम इक्वल टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, जो शेयर आप खरीदने वाले थे बायबैक से, उतना ही अमाउंट आप इधर भी ट्रांसफर करके रख दो, और बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा आपको, डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि अगर इधर से जा रहा है, मतलब उधर पैसा जा रहा है, तो हम जो पैसा दे रहे हैं बाहर, इक्वालिटी के लिए एसेट लाइबिलिटी, आपके एसेट जा रही है ना भाई, शेयर आप वापस दे रहे हो, शेयर वापस खरीद रहे हो आप पैसा देके आपकी, है ना, तो आपका जा रहा है ना आपकी, तो आप बैलेंस शीट में इक्वालिटी लाने के लिए इधर के इधर हमारा पैसा है, हमने जमा करके रखा है CRR में, जो हम पैसा उधर दे रहे हैं बायबैक, उतना ही अमाउंट आप बैलेंस शीट को इक्वालिटी में लाने। और ये जो पैसा है जो यहाँ रखा है, क्या लिखा है, सिर्फ काय के लिए होगा, पेइंग अप, जल्दी पढ़ो, अनइश्यूड शेयर्स ऑफ द कंपनी, नए शेयर इशू करो और उनको डिविडेंड देने के लिए आप ये पैसे यूज कर सकते, ठीक है, या वो शेयर्स जो आप मेंबर्स को इशू करते हैं, बोनस देने के लिए आप, है ना, पेइंग अप अनइश्यूड शेयर्स ऑफ द कंपनी टू बी इशूड टू मेंबर्स एज फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स, है ना, शेयर इशू करो अपने मेंबर्स को, अपने ही मेंबर्स को, और उनको बोनस देने के लिए आप पैसा यहाँ से लो, CRR। कैसे रिपीट कर रहा हूँ मैं, ये जो पैसा आपने रखा है, एक सेकेंड, ये जो CRR में आपने अमाउंट रखा है, ये जो आप मेंबर को, एग्जिस्टिंग मेंबर को आप पैसा जो देंगे ना बोनस का, बोनस शेयर का, क्योंकि इनको तो फोकट में डिविडेंड जाएगा, तो वो पैसा यहाँ से जाएगा, और ये पैसा आप बायबैक के लिए यूज नहीं करेंगे, और ये कितना पैसा होगा, जितना आपने बायबैक के लिए 3 अकाउंट में जमा किया था, उतना ही इक्वल वैल्यू। प्रोहिबिशन लिखे, ओके, अनइश्यूड शेयर समझता है ना, क्योंकि ऑथराइज कैपिटल को 2 भाग में दिया जाता है, इशूड और अनइश्यूड। अनइश्यूड वाले जो हम बोनस में इशू करते हैं। सेक्शन 70 प्रोहिबिट अ कंपनी टू बाय बैक इट्स ओन सिक्योरिटीज सर्कम सिचुएशन, सर्टेन सिचुएशन, क्या लिखा है भाई, साथ में पढ़ेंगे। नो कंपनी शैल डायरेक्टली इनडायरेक्टली परचेज इट्स ओन शेयर्स और अदर स्पेस, दो थ्रू एनी सब्सिडरी इंक्लूडिंग इट्स ओन सब्सिडरी कंपनीज। अब यार इनके थ्रू आप नहीं करोगे बाय बैक, इनके थ्रू नहीं करोगे आप, करना है डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोल रहा है, नहीं कर सकते। या कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाई थी दिनशा माणिक्य प्रोटेक्ट जैसे, जो ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स होती ना, इनके थ्रू नहीं कर सकते। देखा ना, नो कंपनी शैल डायरेक्टली इनडायरेक्टली परचेज इट्स ओन शेयर और अदर स्पेशल सिक्योरिटी थ्रू, इनके थ्रू नहीं करना है भाई, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दिखाना ही नहीं, आप डायरेक्ट करो अगर आपको करना है तो। ऐसे कंपनी, ये कुछ कंपनियां बना के, शैम बना के, एक बोगस कंपनी, वो सब काम, या कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी बना के उनको अपने, उनसे अपने बायबैक कर लिए, ये सब नहीं चलेगा। और अगर कंपनी ऐसा करती है तो फिर दिक्कत होगी। अब क्या लिखा उसमें, और कौन कौन सी कंपनियां बायबैक नहीं कर सकती। अब यार आप बायबैक कर रहे हो, आपके पास पैसा है,
तो पैसा है इसका मतलब हम ऐसा मान के चलेंगे कि आपने पूरे डेब्ट्स कैपिटल वापस कर दिए होंगे, आपने डिबेंचर को पैसे दे दिए होंगे, आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसे दे दिए होंगे, आपने पब्लिक डिपॉजिट के पैसे दे दिए होंगे। अगर ये सब बाकी है, रीपेमेंट, रिडम्पशंस, डिविडेंड्स, पहले इनको दो ना, पहले इनको दो। बराबर कि नहीं बराबर है भाई, है ना? और क्या लिखा इसमें, इट इज प्रोवाइडेड, अगर डिफॉल्ट किया आपने, ऐसी गड़बड़ियां की है फिर भी आपने बायबैक किया था कि आपके ऑलरेडी पेंडिंग चीजें थी, और उस बात को कितना टाइम हो चुका है, 3 साल हो चुका है, ठीक है, तो फिर बायबैक आप कर सकते हैं, फिर प्रोहिबिटेड नहीं। कोई डिक्लेरेशन, कंपनी को डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि मैंने अगर पिछली बार बायबैक में किसी प्रकार का घोटाला किया था, किसी के पैसे डुबाए थे दूसरी सिक्योरिटी वालों के, उनको 3 साल लैप्स हो चुके। ओके, अब क्या लिखा है इसमें, नो कंपनी शेल डायरेक्टली इनडायरेक्टली परचेज इट्स ओन शेयर और अदर स्पेसिफिक सिक्योरिटीज इन केस द कंपनी हैज नॉट कंप्लाइड विद द। यार सिंपल है, चला तुम बायबैक करो, बायबैक का मतलब तो क्लियर हो ना, पेड अप कैपिटल को रिड्यूस कर रहे हो पैसा देके, क्यों कर रहे, तो करना नहीं चाहिए। तो अगर तुमने ये सब नहीं किया तो फिर तुमको अलाउ ही नहीं बायबैक। क्या क्या, तुमने एनुअल रिपोर्ट नहीं फाइल की अपनी सेक्शन 92 में आरओसी के पास में, एनुअल रिपोर्ट में आपको पूरा लेखा जोखा होता है आपकी पूरी, है ना, कंपनी के एक्सपेंसेस, इनकम का। आपने डिविडेंड नहीं पिया तो पहले डिविडेंड पे करो ना शेयर होल्डर को। आपने डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए देने के बाद में 30 दिन के अंदर, वो 7 दिन के बाद ट्रांसफर भी नहीं किया आपने कौन सा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, पहले वो दो। और लास्ट क्या है, आपने एफएस नहीं तैयार किया, आपने बैलेंस शीट तैयार की, पीएनएल नहीं तैयार किया, तो जमा करा। या तैयार किया है तो आपने सही तरीके से नहीं दिखाया उसको। तो अगर ये चीजें नहीं कर रहे हो आप, अपने इनकम एक्सपेंसेस नहीं दिखा रहे, बैलेंस शीट एसेट लायबिलिटी की सही मार्किंग नहीं कर रहे, आप बायबैक नहीं कर रहे। फिर अपन ये भी पढ़े, जितना बायबैक करोगे उतना आप अकाउंट में डाल के, अकाउंट में डाल के उसको बैलेंस दिखा देना, जितना पैसा गया उतना पैसा हमने कहीं डाल दिया, एसेट लायबिलिटी इक्वल है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मगर छोटा सा है, छोटा सा मतलब अच्छा बड़ा है बट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ सकते हैं, आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे, कोई भी चीज भूलेंगे नहीं। जो मैंने आप लोगों को बताया 25% वाला भी 10% वाला है ना, और नॉट मोर देन ट्वाइस। बायबैक करने के बाद में आपका जो डेब्ट कैपिटल है वो ट्वाइस से ज्यादा नहीं होना चाहिए कि इक्विटी कैपिटल के मुकाबले, फ्री रिजर्व के मुकाबले। स्पेशल रिजोल्यूशन तभी लगेगा जब आपका बायबैक कितना है, पेड अप कैपिटल का 10% या 10% से ज्यादा। ठीक, तो वैसे भी बात बन जाएगी, बोर्ड रेजोल्यूशन में भी बात बन जाएगी, या एनुअल जनरल मीटिंग के नॉर्मल रेजोल्यूशन में भी बात बन जाएगी, बट वहां जाने की जरूरत ही नहीं है, 10% से कम है तो बोर्ड रेजोल्यूशन ही काफी। सिक्योरिटी जब बोलते हैं स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, तो ये हो गया स्वेट इक्विटी आता है, आपको मिलने की जरूरत नहीं, ठीक है। चलो, सोर्सेज बोलना मत, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट और प्रोसीड्स ऑफ सेम क्लास ऑफ सिक्योरिटी नहीं इशू करेंगे। अगर सेम क्लास ही करना था तो फिर इसको बायबैक क्यों किया, अदर क्लास का। इक्विटी शेयर विद इक्वल वोटिंग राइट है तो प्रेफरेंस शेयर इशू करके आपके पैसे वापस करो, एज सिंपल एज दैट। या इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट या कन्वर्जन, बट सेम क्लास ऑफ सिक्योरिटी। और अगर आपको बायबैक किए हुए 12 महीने हो चुके हैं, 12 महीने का कंप्लीशन हो चुका है, आपका बायबैक पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो अगर आप अगले 6 महीने में अगर फर्दर शेयर इशू करना चाहते हैं, सिक्योरिटी इशू करना चाहते हैं, तो अलाउ नहीं है, अलाउ नहीं है। अभी तो बायबैक की हो, पर वो 6 महीने में आप क्या क्या कर सकते हो, तो कन्वर्जन ऑफ शेयर्स और स्टॉक वारंट कर सकते हैं, ईएसओपी कर सकते हैं, सर्टिफिकेट कर सकते हैं, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर कर सकते हैं, कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कर सकते हैं, बोनस इशू दे सकते हैं, ठीक है, भूलना नहीं, ठीक है। चलो बाय, खड़ा देख लेना, इसको कंप्लीट कर लेना, ओके बच्चों।